नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी वसंत सिर्फ एक तारीख। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए वसंत सिर्फ एक तारीख। सच पूछो तो मैं महीनों बाद घर से निकली थी, यानी चौक से आगे। चौक तक के तो दिन में 10 चक्कर रोज ही लग जाते थे। बेसन से लेकर बॉर्नविटा तक की खरीदारी मेरे ही जिम्मे थी। यहाँ तक कि अब मैं आंख मूंद कर चलूँ तब भी बता सकती हूँ कि यह मलाई वाली का चबूतरा है, यह गुलाब का चाट ठेला है, यहाँ पर एक पागल आदमी बैठता है और यहाँ होम्योपैथिक डॉक्टर की उजाड़ दुकान, यहाँ गर्म इमरती हर वक्त छनती है और नीम के नीचे मिर्च मसाले और उससे आगे धागे मिलते हैं। ठहरिए, बीच में कील वाले की दुकान तो छूट ही गई। यहाँ चौक से संगम जाने के लिए रिक्शे सस्ते मिलते हैं और दातूने भी। यहीं से एक तरफ सब्जी बाज़ार शुरू होता है, दूसरी तरफ मिठाई बाज़ार। लेकिन यूं ठीक से तैयार होकर तो मैं महीनों बाद निकली थी। मैंने सोचा था लोग मुझे देखकर सवालों का तांता लगा देंगे। कहाँ जा रही हो? कैसे निकलना हुआ? खैरियत तो है? वगैरह वगैरह। लेकिन बिजली घर तक पहुँचते पहुँचते मैंने पाया लोगों को फुर्सत नहीं है। लोग बेतहाशा भागे जा रहे हैं, साइकिलों पर, स्कूटरों पर, रिक्शों में। वे न आपस में बोल रहे हैं न इधर उधर देख रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। उनके ठीक सिर के ऊपर नीले आसमान में एक गुनगुना बादल ठुमक रहा है, लेकिन वे भागे जा रहे हैं। सड़क के उस पार एक बारजे पर एक बेहद प्यारी बच्ची लाल मफलर बांधे खड़ी हंस रही है, लेकिन वे भाग रहे हैं। ये वसंत के दिन थे, ऋतुराज का महीना। जगह जगह गुलाबी पीले नीले फूल सिर उठाकर खिलखिला रहे थे। सड़क के किनारे की पटरियों की दरारों तक में घास फूट आई थी। लोग अभी भी भाग रहे थे। मैं डर गई, कहीं शहर ही तो खाली नहीं होने जा रहा। क्या कोई महामारी फैलने वाली है या भूचाल आने वाला है? या मैंने घबराकर रिक्शे वाले से पूछा, भाई तुम्हें पता है ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे होंगे काम से। मुझे तसल्ली नहीं हुई। फुहारे के पास मैंने मूंगफली वाले से फुटकर लेते हुए पूछा, आज कोई खास बात है क्या? ये इतने सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? 10 बजा है, ऑफिस जा रहे हुई हैं। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा। बेकार रहते रहते मुझे तो यह भी भूल चुका था कि 10 बजे का समय दफ्तर जाने का होता है। वर्षों से हमारे घर से कोई दफ्तर नहीं गया था। बेरोजगारी हमारा पुश्तैनी रोजगार था, फिर भी हमारा गुजर किसी तरह होता ही था। दरअसल हम लेखन को समर्पित दंपति थे। सारी दोपहर हम कलम घसीटते थे, शामें कॉफ़ी हाउस में बीतती थी। सुबह हम अखबारों के दफ्तरों में ताक झाँक करते पाए जाते थे। ये सब अपने आप में पूर्णकालिक काम थे। फिर भी समाज के मान्य अर्थों में हम बेरोजगार थे। हर महीना जब बीत जाता हमें हल्का अचंभा और गहरी खुशी होती कि हम भूख, महंगाई, बीमारी और दुर्घटनाओं को चकमा देते हुए एक महीना और जिंदा रह लिए। लेकिन आज चूंकि मौसम अच्छा था, जेब में रिक्शे के लिए पैसे थे, धोती में कलफ था, चप्पल साबुत थी, इसलिए मैं अपने पुश्तैनी रोजगार को चुनौती देती हुई अपनी आकांक्षाओं का आकाश तलाशने निकल पड़ी थी। आज मैंने दुर्जन सिंह और जान निकाल सिंह को भी साथ नहीं लिया था। नहीं तो दुर्जन सिंह और जान निकाल सिंह भला मुझसे छूटते हैं? मेरी उंगली से बंधे, मेरी धोती से लिपटे परिवार नियोजन के ये नन्हे नन्हे प्रश्न चिन्ह हर घड़ी मेरे अगल बगल दिखाई देते हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें चिज्जी का चस्का देकर कहा, बेटे आज अम्मा को जाने दो। हो सकता है जब अम्मा लौटे तो उसकी जेब रकम से भारी हो। दुर्जन सिंह और जान निकाल सिंह कुछ समझे नहीं। वे 10 पैसे लेकर लाई के लड्डू लेने दौड़ गए। मेरी संवेदना वसंत का आनंद ले रही थी। मेरी चेतना एक महत्वाकांक्षी योजना बना रही थी।
मेरी पहचान की एक महिला अभी पिछले महीने गांधी कॉलेज की प्राचार्य बनकर शहर में आई थी। जिस दिन यह जानकारी मुझे मिली, मेरे आह्लाद की कोई सीमा न रही। मुझे अनायास याद आ गई गर्म कपड़ों के ट्रंक में सबसे नीचे गोल लपेट कर रखी गई अपनी डिग्रियां। इस बीच कितनी ही बार कपड़ों को धूप दिखाई गई, उनमें फिनाइल की गोलियां डाली गईं, कपड़े धुलवाए गए, जमाए गए थे, उठाए गए थे, यहाँ तक कि ट्रंक पर रोगन भी करवाया गया था। लेकिन वे 2 कागज मेरी जड़ता के टेलीस्कोप बने वैसे ही पड़े रहे। इनसे जब मेरी पहचान हुई, ये प्राचार्य नहीं थी, मेरी प्राध्यापिका थी। ये छायावादी किस्म के गीत लिखा करती थी, जो हमें निराला पंत और महादेवी वर्मा की कविताओं के साथ साथ अनिवार्य रूप से उनके कंठ से सुनने पड़ते थे। उनकी चापलूसी करने का अचूक तरीका यह था कि उनके गीत कंठस्थ कर लिए जाएं। इसी चक्कर में मैंने उनके बहुत से गीत याद कर डाले थे। उनके आगमन ने मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं जगा दी थीं। मैं बेरोजगार से बारोजगार होना चाहती थी। मैं घर का खूंटा छुड़ाकर आज़ाद होना चाहती थी। गांधी कॉलेज हूबहू वैसा कॉलेज था जैसा हर शहर के हर चौराहे पर होता है। केवल लड़कियों की यूनिफॉर्म भिन्न रंग की थी। यह केवल इसी प्रदेश का कमाल था कि स्कूल को भी कॉलेज कहा जाता था। उसी तरह की प्राचार्या बनी श्रीमती शांता सक्सेना इस वक्त उसी तरह की एक टीचर से शाब्दिक हिंसा कर रही थीं, जिस तरह युगों युगों से प्राचार्याएं टीचरों से करती आ रही हैं। गांधी कॉलेज में दीवारों के अलावा कुछ भी गांधीवादी नहीं था। मेरे बैठने का उनके तापमान पर कोई असर नहीं हुआ। टीचर को पूरी तरह रुआंसा बनाकर वह मेरी ओर एक निहायत रूखे अंदाज में मुखातिब हुई। मैंने जल्दी से कहा, मैं आपकी भूतपूर्व छात्रा चंदा चौधरी। कुछ याद आया? उनकी त्योरियां घटी लेकिन मिटी नहीं। कहाँ? अच्छा, बरेली में? नहीं, रायबरेली में, मैंने कहा और मैं हंस पड़ी। वे नहीं हंसी, वे हंस नहीं पाईं। वे शायद अब हंसती नहीं थी। ओह, बड़ी पुरानी बात है ये। कहो, क्या काम है? काम तो कुछ नहीं मिसेस सक्सेना, आपका लिखा एक गीत याद आ गया तो मिलने चली आई। नेह सरी में तिर रहे हैं भावना के दीप मेरे, उर्मियाँ उन्मुक्त मन से गा रही हैं गीत मेरे। स्मृति के गोदाम से मैंने बमुश्किल यह कबाड़ ढूंढकर निकाला था। उन्होंने हैरानी से सुना जैसे यह किसी और की कविता हो और सिर हिलाया। अच्छी है, अब आज ऐसी चीज़ें कहाँ लिखी जाती हैं। अब तो गद्य पद्य नाटक फिल्में सब में घूम फिरकर बस सेक्स वैक्स ही होता है। मैंने प्रतिवाद करने के बजाय विषयांतर उचित समझा। मैंने बताया मैं उनकी कितनी प्रिय छात्रा थी। मुझे उनके कितने गीत अभी तक याद हैं और उनके मार्ग निर्देशन में मुझे काम करना कितना अच्छा लगेगा। खुश होकर वे अपनी मेज़ की दराज खोलने की कोशिश करने लगीं। असफल होकर उन्होंने घंटी बजाई। एक मरियल सी दाई ने आकर फौरन दराज खोल दी। तभी लड़कियों का एक झुंड आया। उनमें से एक लड़की ने आगे बढ़कर कहा, गुरुजी, हम पानी पीने बाहर जा सकते हैं? कॉलेज के नल बंद हो गए हैं। नल बंद हो गए हैं तो मैं क्या करूं? प्यासी बैठो, तुम लोगों को बाहर जाने का बहाना चाहिए। लड़कियां होठों पर जीभ फिराती वहां से हट गईं। मिसेस सक्सेना ने दांत पीसे। उफ, ये लड़कियां कॉलेज आती ही क्यों हैं? कभी इनकी किताब घर पर रह जाती है, कभी इनके पेट में दर्द उठ जाता है, कभी प्यास लगाती है, कभी इनकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए तुमने देखा चंदा, मैंने बड़ा फाटक बंद कराया हुआ है। तब भी तो सुनती नहीं, फलांगने की कोशिश करती हैं। कितनी बार मैंने लड़कियों को खुद पकड़ा है अपने हाथ से। उन्होंने अपना गदगदा हाथ टेबल पर पूरा पसार दिया। गेट पर एक दाई हाथ में नीम की लचीली टहनी लिए बैठी हुई थी। आसपास मडराती लड़कियों को वह ऐसे भगा रही थी जैसे कौवे भगा रही हो। मैंने देखा, इस कमरे में जो भी आता उसकी शक्ल पर मुर्दनी छा जाती। अध्यापिकाएं पास रखी टेबल से चौड़े चौड़े उपस्थिति रजिस्टर उठाकर कमरे से बाहर क्लासों में जा रही थी। उनके चेहरों पर मौसम का कोई रंग नहीं था। उनकी शक्लों पर बेहिसाब सुस्ती थी।
चपल चंचल ताज़ा दिमाग बच्चों पर इनकी भंगिमा का क्या असर पड़ता होगा, यह पता लगाना मुश्किल न था। खिड़की के पीछे पीपल पागल सा पत्ते गिरा रहा था। अंदर गोबर रंग की कीमती साड़ी में श्रीमती शांता सक्सेना प्रशासन में मगन थी। उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी कि पोनप्पा रोड आजकल कितनी खूबसूरत हो गई है। ड्रमंड रोड रात में रजनीगंधा और रात रानी की मिली-जुली गंध से मतवाली हो जाती है। यूनिवर्सिटी की लड़कियों ने स्वेटर उतार फेंके हैं और मेहंदी हसन आजकल हिंदुस्तान आया हुआ है। वे ज़ोर से फ़ोन पर चिल्ला रही थीं। हेलो, सीमेंट क्यों नहीं भेजा? क्या कहा? 29 तारीख? नहीं, बहुत लेट हो जाएगा। वसंत और वित्त वर्ष की टक्कर में वसंत हार गया था। घंटी बजने पर एक बार फिर कुछ चहल पहल पैदा हुई। कुछ अध्यापिकाएं आईं, कुछ गईं। एक अध्यापिका टेबल के पास चुपचाप आकर खड़ी हो गई। क्या है? श्रीमती शांता सक्सेना ने उसकी ओर देखा। दीदी, वह मेरी एप्लीकेशन आपने देखी होगी। हाँ, बताया तो तुम्हें, कल ही कहा था ना, तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। टेम्परेरी प्राइमरी टीचर को हम कैजुअल के सिवा और कोई छुट्टी नहीं देते। आपकी बात सही है दीदी, लेकिन डॉक्टर ने हमें अब आने को मना किया है। अध्यापिका गर्भावस्था के अंतिम चरण में थी। तो मैं क्या करूं? पहले नहीं सोचा था। अध्यापिका इतनी पीली, दुर्बल, निरीह और कातर लग रही थी कि मुझे लगा घबराहट में उसका प्रसव यहीं इसी वक्त न हो जाए। श्रीमती शांता सक्सेना ने एक बहुत भारी भरकम रजिस्टर अपने सामने खोलकर रख दिया और हिसाब मिलाने लगी। तभी एक पृष्ठ पर वे चील की तरह झपटी। यह 2 रुपये 70 पैसे का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा? फीस बाबू को बुलाओ। ए रमपतिया, फीस बाबू कहाँ हैं? अध्यापिका ने हताश स्वर में कहा। दीदी, फिर आप ही बताइए, हम क्या करें? इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारी भी मुश्किल दूर हो जाएगी, हमारी भी। ठीक है ना भाई, हम तो साफ बात करते हैं। अब मार्च के महीने में लड़कियों की पढ़ाई कैसे हर्ज कराएंगे? यही तो कोर्स खत्म करने के दिन हैं, फिर इम्तहान का काम सिर पर है। तुम्हारे बस का नहीं अब पढ़ाना बढ़ाना। इस वक्त क्या कोई क्लास में नहीं है? दीदी, आपसे बात करना ज़रूरी था, इसलिए 5 मिनट रुक गए। बस यही तो है, काम आधा पौना करती हो और छुट्टी मांगने में सबसे आगे। ऐसी हरकतों से परमानेंट भी कैसे होगी? आराम से घर बैठकर बच्चे पैदा करो। अरे, काम करने के लिए डेडिकेशन चाहिए। आज की पीढ़ी में तो यह है ही नहीं। अध्यापिका मुंह लटकाए धीमे कदमों से सामने से हट गई। उसका चेहरा बेहद निराश और मृत लग रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी व्यग्रता थी जैसी प्राण निकलने से पहले चिड़िया की आंखों में होती है। बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई थी। बीच में प्यास भी लगी थी, पर नल बंद होने की बात मुझे याद थी। मैंने उठने का उपक्रम किया। श्रीमती शांता सक्सेना ने कहा, अरे चंदा, तुम्हारी नौकरी का इंतज़ाम तो मैंने कर ही लिया है। संपर्क बनाए रखना। ये श्रीमती जी ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की मेहमान हैं। भाई, तुम पुरानी छात्रा हो, तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे तो क्या गैर करेंगे? मेरे पैरों में कपकपी उठी, जैसी स्कूल के दिनों में दौड़ने से पहले उठा करती थी। दिमाग में कोई दमामा बजा रहा था। शायद मैं उनके कमरे से शालीनतापूर्वक उठी थी। शायद मैं फाटक से बाहर आ गई थी। शायद मैं लड़खड़ाई नहीं थी। तभी तो इस वक्त मैं रिक्शे में बैठी थी। अगल बगल के फुटपाथों पर नगर पालिका द्वारा लगाए गए नीले पीले गुलाबी फूल उसी तरह इतरा रहे थे, पर मैं उधर नहीं देख रही थी। मेरे अंदर एक वसंत अभी अभी झुलस कर मर गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।